मैंने आज स्पेशली आपके लिए जो है ये किताब ढूंढी। अच्छा, शिव तांडव के ये लिए। ये कथक दर्पण है और इसी में जो है ये मधुराष्टक, अच्युत अष्टक, रामचंद्र स्तुति। इसमें रामचंद्र जी की भी स्तुति बहुत ही अच्छी है ये। जी, अच्छा। हाँ ये इस पर तो कथक बहुत, इस पे जो है अपना शिव तांडव वाला जो है, जी इस पर तो बड़ा खूबसूरत कथक कथक मैंने देखा हुआ है कई बार। आरती की जो सिस्टर जो है शी इज अ प्रोफेसर एट जम्मू हाँ यूनिवर्सिटी। हाँ, आपने वो बताया कथक की डांस किए हेड है। हैं। कथक डांस की किए। हेड है वो। शी इज अ पीएचडी इन ओके ओके कथक। ओके। ये देखिए ये रामचंद्र स्तुति जो दे रखी है। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू प्रोनाउंस इट दैट वे। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधा मदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। इट्स ब्यूटीफुल टू सिंग। ब्यूटीफुल, नो डाउट। और बड़ा सुंदर नमस्कार गाते हैं सर। जब भी इस पे स्तोत्र रत्नावली में भी है। परफॉर्मेंस होती है ना इसके ऊपर। हाँ, इंदु क्या बता रही है इंदु? स्तोत्र रत्नावली में सारे हैं ये ना स्तुतियां। हाँ, स्तोत्र रत्नावली में ना, हाँ होंगे जरूर। मैं उसमें भी ढूंढ रहा था तो सारे मुझे ये वो बच्चे एकदम ये। से समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ ये इंदु मैम ये किताब है कथक दर्पण। हाँ जी, हाँ जी। इसी के अंदर के मैं आपको रेफरेंस बता रहा था जो मैं तौरिया त्रिक पे जब बात कर रहा था वो इसी में से था। और अच्छा। इसी के अंदर पहली बार मैंने पढ़ा कि जाति संगीत की होती है, अच्छा। व्यक्ति की जाति नहीं होती है, जाति संगीत की होती है। मतलब कि अगर मैं मेरे शरीर को वो मानूं, जैसे 4 प्रकार के ध्वनि यंत्र होते हैं। एक वो होते हाँ। हैं जो मेम्ब्रेन बेस्ड होते हैं, तबला। है ना, एक मेम्ब्रेन बेस्ड हो गए, एक स्ट्रिंग बेस्ड हो गए, सारा। एक हाँ। वो हो गए सितार, जिसमें वीणा। फूंक मारी जाती है, ठीक है। तीसरे वो हो गए जो फूंक मारी जाती है, चौथे वो हो गए जो बजाए जाते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। ओके। तो जब आप अपने चारों जाति को देखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यही बेस निकल कर आएगा। तो वहां से ये पता चलता है कि वहां पर जब उसने जाति टर्म जब दी ना, उसने कहा कि जब 3 स्वरों का, अब 3 स्वर कौन से हैं? मुंह से उच्चारण एक स्वर बोला गया, हाँ जी। हाथों को आगे पीछे चलाना उच्चारण करते वक्त ये हाँ। दूसरा स्वर, और पेट का फूलना पिचकाना तीसरा स्वर। जो ये तीनों स्वर जो शुद्ध उच्चारित करते हैं वह ब्राह्मण स्वर। अच्छा। ब्राह्मण जाति मतलब ये ब्राह्मण जाति की बात नहीं हो रही है, वह ब्राह्मण स्वर है। अब ब्राह्मण स्वर निकलेगा किस में से? जब कोई चीज सतत सदियों तक जिस इंस्ट्रूमेंट में से निकल रही है वो ब्राह्मण जाति बन गई बाद में। ठीक। जिसमें एक सुर की अशुद्धता है वो क्षत्रिय। अब मुंह से उच्चारण तो साफ है लेकिन हाथ का दोष आ गया तो क्षत्रिय स्वर हो गया, क्षत्रिय जाति नहीं। ठीक है। जहां 2 स्वर का वो है अशुद्धि है, यानी हाथ को आगे पीछे करना वो अशुद्ध है, पेट को आगे पीछे करना वो अशुद्ध है, वो वैश्य स्वर हो गया। और 2 से अधिक स्वरों की अशुद्धि को शूद्र स्वर बोला गया। पता चला कि हमारे यहाँ जो चिंतन था शब्द के ऊपर वो कितना गंभीर था। अब आप आइए वापस, हम प्राणों में परशुराम का वो करते हैं, लक्ष्मी परशुराम प्राणाय नमः बोलते हैं ना। तो परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करा था। अच्छा। पूरी पृथ्वी को उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन नहीं करा था, उन्होंने क्षत्रिय दोष से हटाया था। परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है जब पूरी प्रक्रिया में देखा कि शुद्ध के अशुद्ध होने से मनुष्य के संस्कारों में फर्क पड़ता है, तो उन्होंने वो क्षत्रिय दोष को 21 बार पूरी पृथ्वी से हटाया। सोचिए किस लेवल का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा। क्योंकि क्षत्रियों में से ही राजा बनते थे, तो उन्होंने समस्त राजकुल को, मतलब इसको आप ऐसे लेकर चलिए, एक राजा ने कहा हम कभी गलत नहीं हो सकते। बोले भाई गलती सबसे होती है, मान लो बात ठीक है। उसने कहा हमें बताओगे?
उन्होंने उसके माता पिता को ही मार दिया। उसने वो सारे राजा एक साथ ही मार दिए। ये आपका जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, ये यहाँ पर 3 कुंड बने थे, जिसमें कि रक्त से भरे हुए जो 3 कुंड थे, वो उन राजा और उन राजाओं की जो सेना थी, जो अपनी अशुद्धि को अपना अलंकार मानते थे, वो सारे ही विहीन कर दिए। अच्छा। तो वहां पर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय दोष मतलब उच्चारण करते हुए हमारे हाथ जो है वो भटके नहीं, वो सीधे सीधे चले। तो वो जो हाथ के हिसाब से मूवमेंट होता है, जब वेद का उच्चारण ब्राह्मण करता है, तब ये चीज हमारे सामने आती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को कभी कहने में स्वतंत्र नहीं होते। हमारे को सिर्फ जातियां बताई गई, ये प्रक्रिया नहीं बताई गई। और ये ऐसी चीज है, मतलब जो मुझे जैसे स्पष्ट सामने खड़े होके बोले हो कि जी परशुराम जी खुद ही बता रहे हैं कि मैंने जो है क्षत्रिय अशुद्धि को दूर करा। क्योंकि स्वर और व्यंजन ये प्रक्रिया जो है, इसके जितने भी उच्चारण संबंधी दोष है, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर ही पड़ता है। तो एक एक चीज को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ क्या बेस था, कैसे वो आया, क्योंकि लोगों को तो पता है नहीं। तो मेरे को मेरे गुरुजी या तो इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी अंश में करके बताते थे, या मेरे पास एक मिश्रा जी थे, वो मेरे गुरुजी से भी 7 साल बड़े थे उम्र में, और ये दोनों ही जने कानपुर के थे और मित्र थे। तो मिश्रा जी मेरठ में रहते थे, तो मैं जब कभी जो है मेरे पास टाइम होता था, मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला जाता था। तो वो कभी ज्योतिष, कभी आयुर्वेद, गायत्री के ऊपर मेरे को सिर्फ गुरुजी का ये आदेश था कि भाई तू गायत्री के ऊपर जरा थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप कर। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि अच्छा गायत्री पे जाप करना है, तो क्या बताया तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें? मैंने कहा उन्होंने तो बस यही बोला कि गायत्री का ध्यान करो, तो मन में ऐसे बोलना कि उगते सूर्य के मध्य में जो स्थित है और जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, श्वेत हंस पे विराजमान है, और जिसके 4 भुजाओं में पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला धारण कर रखा है, वह गायत्री है। बोले अरे बहुत सारी चीजें नहीं बताई तुझे तो। मैं समझ गया, मैं भाई गुरुजी से, पर मुझे पता था दोनों जने दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ लंबी संगति में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तो क्या करूं? एक काम कर, वो कुशोत्पाटनी अमावस्या आ रही है अभी। मैंने कहा हाँ जी। उस दिन जो है फलानी जगह जा और कुशा उखाड़ ले 108। मैंने कहा अच्छा। बोले उन्हें उखाड़ के एक जगह बांध ले, कलावे से बांध ले, पूजा कर ले, तो वो 1 साल तक वो कुशा जागृत रहेगी। मैंने कहा अच्छा जी। जब भी पूजा करने बैठे गायत्री मंत्र का जाप करे तो वो कुशा अपने हाथ में पकड़ ले, बाएं हाथ में। मैं कहा जी उससे क्या होगा? बोले उसका ये फल होगा कि तू एक बार मंत्र का जाप करेगा और वो अगर तूने 108 कुशा रखी है तो 108 बार का फल मिलेगा। मैं कहूँ अच्छा जी। मैं जाके ले आया सीधे 1008 कुशा मैंने बांध के, इतना मोटा गट्ठर रखा हुआ है मेरे पास अभी भी, वो हर साल मैं लेकर आता था। तो तकरीबन 12 साल तक जो है मैं वो गायत्री के अनुष्ठान कर रहा था। बड़ा मजा आता था उस टाइम के एक्सपीरियंस में। और वो जब अभी आप जैसे देखते हैं ना, मुझे जो चीजें जैसे पता चल रही है गायत्री में और इससे, ये अभी पता चलनी शुरू हुई है मेरे। अभी मतलब 2019 में ही मेरे 12 साल पूरे हुए थे, इससे पहले नहीं हुआ था। और वहां पे लिखा हुआ था किताब में कि जब आप 12 वर्ष तक, भले ही चाहे एक बार गायत्री मंत्र बोलो, बट विदाउट ब्रेक 12 महीने तक, 12 साल तक उसे करो, तो गायत्री जो है वो जागृत हो जाती है। तो अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो जागृत हुआ, बिकॉज 12 साल तो पूरे हुए। पर वो जो मिश्रा जी ने जो फॉर्मूले बता रखे थे वो बड़े मजबूत थे। तो अब आप सोचो कि मैंने एक बार पढ़ा तो मेरे 1000 बार का मुझे फल मिला। तो मैंने अगर एक माला कर ली तो 1,00,000 बार हो गया ना मेरा, धीरे धीरे 108 into 108 हो गया। 1001 1008 into 108, तो 1,00,000 बार का फल हो गया अच्छा, एक 1000 दिन कुशा भी एक है। बार पढ़ने में। तो मतलब, और मैं एक एक दिन में 8-10 माला तो मामूली बात थी जब करने के तौर पे था। तो ये प्रक्रियाएं जो है, ये हमारे को किसी भी स्थिति में बहुत मजबूत बनाती है, अंदर की आवाज। ऐसे ही एक मैंने उसका करा था, ये अगस्त का जो तारा उदय होता है,
तो अगस्त का मैंने तारा उदय का जो है वो 29 अगस्त को होता है। तो उसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक विदाउट ब्रेक अगस्त के तारा उदय के समय उसकी पूजा करता है। अभी मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें भी वो अगस्त तारे का डिस्क्रिप्शन था ना, ध्रुव के पैरेलल जो दूसरा तारा दक्षिण से निकलता है वो अगस्त तारा जो दे रखा था। तो जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अगर 7 साल तक लगातार विदाउट ब्रेक अगस्त के तारा के उदय के समय अर्घ देता है तो वो जो है वो असाधारण व्यक्ति बन जाता है। जो असाधारण है वो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अगर राजा है, साधारण व्यक्ति है तो असाधारण है तो राजा बन जाएगा, राजा है तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये बृहद संहिता के अंदर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कहा हम भी करते हैं इसको। मैंने 7 एक साल रेगुलर करा। इत्तेफाक से टाइम आया शादी का और उसी टाइम पे कोई मुहूर्त वगैरह ऐसा निकला जो 29 अगस्त का निकला। तो मैंने शादी ही 29 अगस्त को करी कि ये कह के कि भाई इससे मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये तारा कब उदय हो रहा है। मैंने 15-20 साल तक विदाउट ब्रेक करा। अब बीच में किसी दिन ऐसा हुआ था कि वो 29 अगस्त को तारा उदय नहीं था, सितंबर में होता, तो मेरे से मिस हो गया। बट आमतौर पे मैं मिस नहीं करता। बट आज जब आप मेरे जैसे व्यक्ति को बोलता और वो देखते हो तो मैं उसका श्रेय उस अगस्त तारे उदय को देता हूँ। अब आप सोचिए कि अगर हमने बच्चों को ये संस्कार एक दफे दे दिए कि भाई ये अगस्त तारा, मतलब एक दिन को याद करने में कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं। हम जब वैलेंटाइन डे याद रख सकते हैं, चॉकलेट डे याद रख सकते हैं, रोज डे याद रख सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। पर वो इन बिल्कुल। दिनों को याद रखने से अगस्त उदय के तारे को लेकर व्यक्ति जो है वो विलक्षणता उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ये मेरा मूल पार्ट है कहने का। तो एक बार हमारा को ऐसी कुछ हुआ तो एक मेरे जानकार थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार ये हमारी जितनी भी किताबें सब में फालतू की कहानियां लिखी हुई हैं। मैं कहा अच्छा आप एक काम करो, जो आपको कहानी पता हो उसको बोलो और हम जो है उस पे डिबेट कर लेते हैं। बोले वैसे कुछ बात तो है नहीं, चल तू बोल कौन सी कहानी बोलेगा। तो मैंने कहा अच्छा अगस्त उदय का बताओ। अगस्त ऋषि के लिए ये लिखा गया कि उन्होंने जो है समुद्र को अपनी अंजलि में भर के पी लिया। तो बिल्कुल हाँ। बोले बताओ इससे बड़ी बकवास हो सकती है कोई। और मैंने कहा उसके बाद उन्होंने जो है वो पेशाब कर दिया और वो सारा का सारा जो है समुद्र उस दिन से खारा हो गया। तो बोले बात बता दे, इसमें तो कोई बात बताने की है ही नहीं, कैसे पॉसिबल है। अब मैं भी चौंका क्योंकि मेरे पास भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उस समय। मैं कहा कोई सूत्र तो मेरे हाथ में आए। तो मैं ऐसे सोचता रहा। इतनी देर में उसने कहा देख मैं तुझे एक टेस्ट बता, था वो बहुत जबरदस्त विद्वान, वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण था वो, बहुत गजब का बुद्धि वाला। उसने मुझे बोला कि बोले भाई देख ऐसा है, हम गूगल कर लेते हैं, जो हमारा यूरिन सैंपल है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं सी वाटर से। तो मैंने कहा पॉइंट तो लॉजिकल है इसका बिल्कुल। अब देखिए कितनी साइंटिफिक डिस्कशन है, कोई इसमें मैंने नॉन साइंटिफिक बात तो नहीं बोली ना उसने बोली। तो बोले अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब यहां से मेरा भाग्य साथ दे रहा था। मजा क्या आया कि जैसे ही मैंने गूगल पे यूरिन और सी वाटर का कॉम्पोजिशन को कंपेयर करा, उसकी रिसर्च ढूंढी कि क्या कोई ऐसा कंपैरिजन है। पहली बात तो वो रिसर्च मिली, दूसरी बात मिली कि वो 90% या 70% सेम था। फिर वो बंदा चुप हो गया। जब वो चुप हुआ तो मैंने कहा देख भाई अब मैं तुझे जो है इसकी कहानी बताता हूँ है क्या। अब मेरे को तो पॉइंट मिल गया, मेरे लिए पॉइंट बहुत बड़ी चीज थी। तो मैंने उसके बाद क्या फाइंड करा, मैंने उसके बाद ऐसी थोड़ा सा ध्यान में अगस्त ऋषि को ध्यान करा और मैंने सोचना शुरू करा। मैंने कहा जी देखो अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में रहते थे। दक्षिण भारत में 5-6 स्टेट्स हैं, सबकी टिप्स पे है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा दक्षिण के राजा जो हैं वो अगस्त ऋषि के पास आए होंगे और उन्होंने बोला होगा जी यहाँ पर ये दक्षिण भारत में बारिश होती है और ये बारिश इतनी भयानक होती है, टोर्नेडोज आते हैं कि हमारा राजपाट, हम अपनी प्रजा की रक्षा ही नहीं कर सकते इस टोर्नेडो और इन सब से, तो चुटकियों में राजपाट नष्ट हो जाता है। तो जब उन्होंने कहा हाँ भाई चुटकियों में राजपाट नष्ट तो हो जाता है, तो बोले जी आप बताओ, आप ऋषि हो, कुछ तो हमारी सेवा मतलब मदद करो इसमें। तो बोले कुछ समय रुको मैं आता हूँ। उसके बाद उन्होंने समुद्र को ऊपर रिसर्च करी और उन्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिला। समुद्र के ऊपर रिसर्च करी, मतलब कितनी समुद्र पर रिसर्च करी, जैसे अंजलि में भर के पूरा समुद्र का जल पी लिया हो, इतनी रिसर्च करी उन्होंने।
समुद्र के एक एक पक्ष के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा भाई ये पानी है समुद्र का, धूप तेजी से चमकती है तो ये वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण बादलों में जाता है और बादलों से वर्षा होती है, इस वर्षा को समुद्री हवा का साथ मिलता है तो ये टोर्नेडो बन जाते हैं, तो इस वाष्पीकरण को ही क्यों ना रोक दिया जाए। तो उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि ये जितनी भी नदियां थी इनके पानी में सॉल्ट था। उस समय हमारे यहाँ जो नदियां थी वो कौमारी होती थी, मतलब वो समुद्र में नहीं जाती थी। जैसे अपने यहाँ वो मध्य प्रदेश है, वहां भी कौन सी एक नदी है ना जो समुद्र में नहीं मिलती, नर्मदा के लिए कहते हैं या हाँ कौन सी है, कोई एक नदी है, मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, उसको ठीक है कौमारी ठीक कहा है जाता है क्योंकि वो समुद्र में नहीं मिलती। जी। तो फिर अगस्त ऋषि ने क्या करा कि उन्होंने पूरे देश भर में जहां जहां समुद्र थे वहां पर उन्होंने डेल्टा खुदवाए और उनको इस तरह से खोद कर तैयार करा कि एक तरफ से पानी जो है उधर चला जाए तो दूसरी तरफ का पानी अंदर ना आए। जब उस प्रकार से उन्होंने पूरे देश भर में डेल्टा खुदवाए तो वो जो नमक था जो नदियों के पानी में होता था वो नमक समुद्र के पानी में मिल गया और समुद्र का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ उसका वाष्पीकरण फर्क हो गया और जो टोर्नेडो आते थे, जो तेज चक्रवात होते थे, बारिशें होती थी, वो एकदम से कम हो गई। तो उसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करा कि उन्होंने एक बार में तो अंजलि की तरह से पूरी रिसर्च करके समुद्र का पानी पी लिया और दूसरी बार उसी पार्ट को उन्होंने जो है बिल्कुल समुद्र की सारी शक्ति खत्म कर दी। क्या जैसे नहीं लोकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे उसको, अरे वो तो वही खड़े खड़े जो है उसने पेशाब कर दिया। उस दिन से खारा होने का मतलब जो है, मतलब ये था कि उस दिन से समुद्र में खारापन आ गया। आया कहां से? डेल्टा से। सो आप सोचिए कि हमारे जितने भी डेल्टाज हैं पूरे देश भर में, जितनी नदियों में, हर एक नदी का तकरीबन डेल्टा बना हुआ है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा हो गया, ऐसे ही द्वारका गंगा के पास में ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा है, बॉम्बे के पास में एक डेल्टा है, तो ऐसे करके तमाम जगह ये डेल्टाज है। ये सारे डेल्टाज मैन मेड है, it is not god made, these are man made deltas। and river water integration was the project। जब मोदी आया था और इसने अहमदाबाद पे काम करा था उस टाइम पर सबने ये बोला था कि रिवर वाटर इंटीग्रेशन कर लें, विल बी एबल टू कंजर्व आवर वाटर। जब चाइना ने शोर मचाया था, रिवर वाटर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ सिस्टम सो दैट कि पानी डेल्टा से समुद्र में ना जाए। ये इतनी रिसर्च सिर्फ इस इच्छा पर हुई थी क्योंकि अगस्त ऋषि के वो उतने दिन तक अर्ध दिया था। तो मैं उसका वो पार्ट आप लोगों के सामने रहा हूँ। चलिए शुरू करते। 8:53 हो गए। आज आपको कोल्ड हो रखा है, लुक्स हाँ लाइक। थोड़ा सा। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट और है, मैं कल सब लोगों के बीच में वो रह गया था। माय रिक्वेस्ट इज कि जब भी हम कोई सेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई आवाज नहीं आ रहा है तो किसी को बोलना नहीं है, बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है। उसका रीजन सिर्फ ये है, कुछ लोगों का ध्यान लग चुका होता है और वो ध्यान ब्रेक होने में बहुत पेनफुल हो सकता है वो किसी के लिए भी। और हमारे यहाँ मैं सबको देख रहा हूँ, सबके ध्यान धीरे धीरे बहुत इंटेंस होते जा रहे हैं। तो हम एक दूसरे का वो रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो तुरंत डाल ही देता हूँ। सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज कि सब लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं पता कि हम कौन से बीज मंत्र पे कब किस तरह से कनेक्ट हो जाए और वो कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो, इनमें से हमें किसी का कुछ नहीं पता। तो वो कनेक्शन को बस ध्यान में रखते हुए जो है हम इतना सा करें कि हम मैक्सिमम अगर कुछ करना है तो हम अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज डाल दें तो मुझे पता चल जाएगा, वो उसके तौर पे ज्यादा वो नहीं। बाकी मैं जब क्योंकि बुक से पढ़ रहा होता हूँ तो उतनी देर के लिए मेरा ध्यान होता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि हम लोग जो है इसमें ना बोलें। चलिए मैं शुरू करता आपने हूँ। ऑर्डर कर दिया है कैंपास जी? का? आपने ऑर्डर कर दिया? मैंने आपको फोन किया था। नहीं मैम, मैंने आज नहीं कर पाया, मैं कल कर दूंगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वैसे भी शायद डॉक्टर मैं साहब इस एक वीक तो बात शायद मैं, और मैं, जी मैम। हाँ, मैं एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि
जो आप रिसर्च की वैदिक वेद वगैरह पे जो रिसर्च की आप कह रहे थे ना एक बार की यूनिवर्सिटी जी में आप एक जी यूनिवर्सिटी तो जी बीएचयू में बनारस में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश हुई है वैदिक रिसर्च पर एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ है उधर ऑन वैदिक रिसर्च अपनी अभी इंडियन बीएचयू में तो फिलॉसफी बहुत की सारे जितने हो रहे भी हैं। वो उन्होंने सब वो भूत के ऊपर भी एक एमबीबीएस का मॉडल बनाया है। अच्छा वो भूत भूत के भूत ऊपर उतारने भगाने। हाँ जी, अभी वो अच्छा बीएचयू में ही उन्होंने जो उनका एमबीबीएस वाला जो विंग है उसमें उसमें उन्होंने कोर्स क्रिएट करा है जो न्यूरो वाले मैटर्स हैं, जिसमें कि व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का आता है, उसका उन्होंने एक साल का कोर्स बनाया। तो बीएचयू में काम तो काफी सारा हो रहा है, बट आई अच्छा डोंट अच्छा नो मेरे को आज मतलब पता बड़े। लगा तो मैंने सोचा आपको बताऊं मैं कि वहां हाँ पे नहीं, ऑलरेडी बीएचयू में उन्होंने काम तो एस्टैब्लिश करी है राइट, बीएचयू में काम तो बहुत सारा, बट हमें बस थोड़ा सा एक्चुअली मैम दिक्कत क्या होती है ना, आप थोड़ी देर ऐसा मानिए कि जब आप चेयर बियरर थे और मान लीजिए मैं उस समय आता तो आप मुझे कितना एंटरटेन करते, नेग्लिजिबल। आज परिस्थिति बदली है, एनवायरनमेंट भी बदला है, लोगों के हिसाब से एक नई सोच भी आई है। मेडिकल साइंस कुछ जगह फेलियर के तौर पे हो रहा है कि जैसे अब कोरोना आया तो सबको 100% सॉल्यूशन नहीं दे पाए, तो सॉल्यूशन की रूम फॉर सॉल्यूशन क्रिएट होने शुरू हो गए। हम्म बट पहले ऐसा नहीं था पार्ट। तो मुझे वही लगता है कि मैं पहले तो बहुत सारा कांटेक्ट निकालूं, पहुंचूं, लोगों को कनेक्ट करूं और फिर पता चले कि वो एंटरटेन ही ना करे। तो इसलिए हम जो कुछ भी खुद कर सकते हैं हम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें। दिस इज द इंटेंशन। चलिए, आज ठीक जो है कार्तिक पूर्णिमा है,